हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो पैथोफिजियोलॉजी जो है, जिसकी हम लोग यूनिट 3 और जो कि बहुत बड़ी यूनिट थी, उसको मोस्टली कवर कर चुके हैं। तो बस 2 टॉपिक इसमें बचा हुआ है। तो आज मैं फर्स्ट टॉपिक बताने जा रही हूँ, जिसमें कि अल्जाइमर, और जो आखिरी टॉपिक होगा वो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही ये दोनों जो है वो भी कवर कर लेंगे। तो मुझे देखो, सबसे पहले ये चीज़ बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें क्वेश्चन की, तो मेनली अल्जाइमर डिजीज़ के कॉज और ईटियोलॉजी पूछी जाती है 7 मार्क्स में। पैथोफिजियोलॉजी जो होती है वो पूछते हैं इसमें 5 या 7 मार्क्स में। साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, जो कि मैं अभी बता दूंगी आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये इंटरेक्टिव नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अभी ऑफलाइन में हो सकता है, पर ऐसे ऑनलाइन में चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। लेकिन मैं बहुत अच्छे से लाई हूँ चीज़ें, और आप लोग को ऐसे तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हम आप लोग को इतना तो क्लियर है कि अल्जाइमर डिजीज़ जो है कौन सी डिजीज़ है, नर्वस डिजीज़ है। ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम की एक डिजीज़ है, यानी इसमें ब्रेन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। चलो, तो अब देखते हैं। देखो, अल्जाइमर डिजीज़ इज़ अ डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब डिजीज़, ठीक है, तो डिजीज़ बोल सकते हो। ठीक है, तो डीजनरेटिव यानी डीजनरेटिव मतलब जहाँ डीजनरेटिव वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि न्यूरॉन से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या होती है वो डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल, यानी न्यूरॉन जो डीजनरेट करता रहता है उसकी एक डिजीज़ है, जिसका कॉज क्या है, अननोन है। अननोन कॉज विच इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया की अगर बात करें तो डिमेंशिया मतलब क्या होता है, भूलना। ठीक है, तो डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, मेनली भूलना, याददाश्त का कम हो जाना। ठीक है, तो अल्जाइमर डिजीज़ जो होती है डी जनरेशन, मतलब ये जनरेशन वाला जनरेशन नहीं, डी जनरेशन मतलब न्यूरॉन का डी जनरेशन, मतलब न्यूरॉन ख़राब हो जाता है। कहाँ का, ब्रेन डिसऑर्डर होती है ऑफ अननोन कॉज विच इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिमेंशिया। ये क्लियर हुआ। इट मेनली स्टार्ट इन द लेट मिडिल एज या फिर ओल्ड एज। इसको एज डिजीज़ भी कहते हैं। मतलब आप लोग ने सबसे पहले जान लो अल्जाइमर डिजीज़ किस में होती है, जो बहुत ज़्यादा बुढ़े लोग होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एज वाले पेशेंट होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। और जो उनमें क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं ये तो बुढ़ा है, सठिया गया है, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब सठिया नहीं किया है, एक्चुअली क्या होता है ना, उसके जो न्यूरॉन होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, जिसकी वजह से ना वो सोच पाता है, ना ढंग से बोल पाता है, ना उसकी कोई पर्सनालिटी रहती है, झुक के चलने लगता है। और क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स में देखेंगे। तो मेनली अगर उसे क्या कहते हैं, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी। ठीक है, तो किस में देखने को मिलता है, मेनली ओल्ड एज में देखने को मिलता है। इट कॉज द प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। मैंने बताया ना क्या क्या होता है, तो मेमोरी लॉस होता है, इम्पेयर्ड थिंकिंग मतलब वो सोच नहीं पाता, डिसओरिएंटेशन मतलब उसे ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत, एंड चेंजेस इन द मूड एंड पर्सनैलिटी, यानी उसका जो मूड चेंज हो जाता है, मतलब आज कुछ सोच रहा है कल कुछ सोचेगा, ऐसा हो जाता है, और पर्सनैलिटी कुछ नहीं रहती है उसकी। ठीक है, तो इतना आ गया समझ में। क्या होती है अल्जाइमर डिजीज़, ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें न्यूरॉन जो होता है वो डिजनरेट होने लगता है, यानी वो ख़त्म होने लगता है। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द डॉक्टर एलॉइस अल्जाइमर इन 1906। मतलब 1906 में सबसे पहले डॉक्टर एलॉइस अल्जाइमर एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था इन हिज पेशेंट। उनके एक पेशेंट थी जिनका नाम था ऑगस्ट डी। एक्चुअली जो ऑगस्ट डी थी ये 55 साल की एक लेडीज़ थी, और जब मतलब उनके में ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, मेमोरी लॉस था, ढंग से बोलती थी, कुछ भी ऐसा। तो जब उनकी डेथ हो गई तो जो उनका ब्रेन था उसमें उन्होंने ना कुछ ऐसी चीज़ें उनको मिली या उन्होंने देखी, जिसकी वजह से उन्हें पता चला कि ये अल्जाइमर डिजीज़ का नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो उनके पेशेंट जो थी उनको उनके में कुछ ऐसा देखा था, तो पता चल गया उसका नाम रख दिया अल्जाइमर, क्योंकि उन्होंने अल्जाइमर जो थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और देखो एक चीज़ और है कि ब्रेन में जो होता है वो कौन सा रीज़न इन्वॉल्व होता है। अगर आप लोग ये चीज़ लिख दोगे ना तो आपके मार्क्स 1 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो मेनली हिपोकैम्पस और जो कॉर्टेक्स होता है उसका श्रिंकेज होने लगता है। मतलब अगर आप लोग नॉर्मल ब्रेन देखोगे तो नॉर्मल ब्रेन में नॉर्मल रहता है, पर अगर आप लोग डिजीज़ वाला देखोगे अल्जाइमर डिजीज़ में, तो जो हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक होने लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब आपस में मतलब ऐसे पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आया। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी की। तो देखो ईटियोलॉजी में बहुत सारे फैक्टर्स है। देखो सबसे पहला है डिफेक्ट ऑफ द क्रोमोसोम 1, 12, 14, 19 और 21। तो ये क्या होता है, डिफेक्ट होता है क्रोमोसोम नंबर। सेकंड है न्यूरोकेमिकल फैक्टर। तो न्यूरोकेमिकल में जैसे एसिटाइलकोलिन हो गया, सोमैटोस्टैटिन, सब्सटेंस पी, ये सब कुछ आपके नाम है, याद रखिएगा। एसिटाइलकोलिन और सब्सटेंस पी याद रखिएगा। ये पेन जो होता है ना, कभी भी कहीं पर भी दर्द होता है तो उसके लिए सब्सटेंस पी जो होता है वही होता है इन्वॉल्व। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि आपके सिगरेट स्मोकिंग, बहुत लोग कुछ लोग सिगरेट ले पीते हैं, सर्टेन इन्फेक्शन कोई हो गया है, कोई मेटल्स हैं या फिर कोई भी टॉक्सिन है, उसकी वजह से हो सकता है। रिस्क फैक्टर जैसे अगर फैमिली में है तो होने के चांसेस होते हैं।
और हेड इंजरी मतलब सर में कोई प्रॉब्लम है, जेंडर या फिर बीपी, ठीक है। तो इन सब वजह से क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर पैथोफिजियोलॉजी की, तो ये देखो पैथोफिजियोलॉजी जो होता है इसमें मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ, चलो इसी से बताती चलती हूँ, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले कहता है कि हेल्दी न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं। देखो जो हेल्दी न्यूरॉन होते हैं उसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द टाउ प्रोटीन, ठीक है। मतलब जो आपका मतलब न्यूरॉन होता है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो स्टेबलाइज मतलब आपस में बंधे होते हैं। जैसे कि आप लोग मोती की माला देखते होंगे, तो मोती की माला मान लो क्या होती है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, मतलब मोती जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है और जो धागा है वो क्या है, टाउ प्रोटीन है। तो जो धागा होता है उसी में तो मोती बंधा होता है, तो जो टाउ प्रोटीन होती है उसी की हेल्प से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपस में बंधे होते हैं और तब नॉर्मल फंक्शन चलता है। बट इन डिजीज़ ब्रेन, अगर मान लो किसी का ब्रेन में डिजीज़ हो गई अल्जाइमर, तो जो टाउ प्रोटीन हो जाती है वो मतलब धागा टूट जाता है एक हिसाब से, या डीअटैच हो जाता है और एक तरफ धागा इकट्ठा हो जाए और मोती अलग हो जाए, ठीक है। तो ऐसे आप समझने की कोशिश करो कि टाउ प्रोटीन में क्या है, डीअटैच हो जाती है फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। देखो आप लोग को दिख रहा है ये हमारा क्या है, नॉर्मल हेल्दी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, पर यहाँ डिजीज़ में क्या है, देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो अलग हो गई और जो धागा यानी जैसे टाउ प्रोटीन, धागा मत लिख दीजिएगा, जो टाउ प्रोटीन होती है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इसे कहते हैं, इस पर वो क्या बनाते हैं, क्लम्प ऑफ टाउ प्रोटीन, जिसकी वजह से हमारी और ज़्यादा डिजीज़ बढ़ जाती है। तो द टाउ प्रोटीन मेक क्लम्प्स, क्लम्प्स मतलब गुच्छा, एंड इंक्रीज और इन्हांस द डिजीज़ एंड फॉर्म द टैंगल्स, ठीक है। तो इतना समझ आया। और पहला तो ये हो गया हमारा टाउ प्रोटीन, दूसरा होता है एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन जो होती है इन हेल्दी ब्रेन विच हेल्प टू नॉर्मली फॉर ब्रेन, मतलब नॉर्मली फंक्शन जो होती है फॉर ब्रेन फंक्शन, यहाँ लिख लीजिएगा, नॉर्मली होती है किसके लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए। पर बट ड्यू टू द सम एंजाइम, मतलब कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो एपीपी यानी एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन होती है ये क्या हो जाती है, फॉर्म कर देती है बीटा एमिलॉइड का। बीटा एमिलॉइड एक फ्रेगमेंट होता है उसका जो कि इनसॉल्युबल होता है, तो वो जब सॉल्युबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा ब्रेन में और बना लेता है प्लेग। वो कहाँ बना रहा है, आउटसाइड। यहाँ पे देखो था कि इनसाइड बन रहा है, यानी जो न्यूरॉन होते हैं उसके अंदर ही बनता है, लेकिन जो हमारा बीटा एमिलॉइड प्लेग होता है वो कहाँ बनता है, आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन। तो पैथोफिजियोलॉजी की ये देख लेते हैं हम लोग मेनली स्टेप वाइज। देखो कोई इटियोलॉजी प्रॉब्लम जैसे कि मान लो सिगरेट की वजह से, कोई टॉक्सिन, मेटल, जेनेटिक प्रॉब्लम, किसी भी वजह से क्या हो गया, प्रोटीन ऑफ द नर्व सेल वो चेंज हो गई, कुछ अल्टर हो गया प्रोटीन जो प्रेजेंट है, जितनी भी प्रोटीन्स हैं, जैसे कि एमिलॉइड बीटा हो गई और टाउ प्रोटीन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ द न्यूरोफिब्रिली टैंगल और प्लेग, प्लेग किसे बोल रहे हैं, एमिलॉइड बीटा को, और न्यूरोफिब्रिली टैंगल, टैंगल मतलब क्या होता है, उलझन, ठीक है। तो धागे की उलझन याद रखने से न्यूरोफिब्रिली टैंगल, और एमिलॉइड बीटा, अम्मा और बेटा, ऐसे रखो, अम्मा और बेटा बाहर गए हैं, ठीक है। तो एमिलॉइड बीटा कहाँ बन रहा था, देखो एमिलॉइड बीटा प्रिकर्सर यानी नर्व के बाहर, आउटसाइड द नर्वस न्यूरॉन, ठीक है। तो अम्मा बेटा बाहर गए, तो बाकी एक जो बचा टाउ प्रोटीन वो ताऊ जी अंदर है घर के, ठीक है। अम्मा बेटा बाहर गए, ताऊ जी घर के अंदर है, कुछ ऐसे याद रखना, ठीक है। तो और फिर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ द न्यूरोफिब्रिली, हाँ तो ठीक है, एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो जा रहा है किसका, टैंगल और प्लेग का। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेस्कुलर डिजनरेशन, यानी जो हमारी वेसल्स थी वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी डिजनरेट हो जाएगी। फिर लॉस ऑफ द कोलिनर्जिक नर्व, जो हमारा मेनली जो कोलिनर्जिक नर्व होता है वो हमारा मेनली इसमें इन्वॉल्व होता है। दो तरह की होती है, एक एड्रेनर्जिक होती है और एक क्या होती है, कोलिनर्जिक। तो जो कोलिनर्जिक नर्व होती है वो मेनली इसमें इन्वॉल्व होती है। लास्ट में क्या होता है फिर हमारा लॉस ऑफ मेमोरी फंक्शन, और मतलब वो मतलब मेमोरी जो होती है उसकी पूरी तरह से लॉस हो जाती है, जो फंक्शन कर रहा होता है वो लॉस हो जाता है, और नर्व डैमेज, ठीक है। तो मेनली समझ आया इसमें क्या क्या है, इटियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो प्रोटीन है मेनली कौन कौन सी, टाउ प्रोटीन और एमिलॉइड बीटा, ये दोनों क्या हो जा रही हैं, मतलब चेंजेस हो रहा है उसमें, जिसकी वजह से न्यूरोफिब्रिली टैंगल और प्लेग, जो प्लेग बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, आउटसाइड बन रहा है, जिसे एमिलॉइड बीटा कह रहे हैं, यानी अम्मा और बीटा बाहर गए हैं, और टाउ मतलब जो टाउ प्रोटीन है जो कि टैंगल बना रही है वो अंदर है, ठीक है। तो उनका एक्यूमुलेशन हो रहा है न्यूरॉन के अंदर, और फिर वेस्कुलर डिजनरेशन, लॉस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन, लास्ट में लॉस ऑफ मेमोरी। तो इतना आया समझ में। तो अब एक चीज़ देख लेते हैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो ये हमारा क्या नॉर्मल न्यूरॉन है, यहाँ पे कोई भी ना टैंगल का फॉर्मेशन हुआ है और ना ही प्लेग का, लेकिन जो हमारा जो अल्जाइमर डिजीज़ वाला न्यूरॉन है उसमें दिख रहा है क्या हो रहा है, न्यूरोफिब्रिली टैंगल जो हो रहा है, ये देखो अंदर की जो ग्रीन कलर से है ये न्यूरोफिब्रिली टैंगल का फॉर्मेशन हो गया है, और यहाँ पे मेनली क्या हो गया है, एमिलॉइड प्लेग का फॉर्मेशन हो गया पिंक कलर से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेनली डिजीज्ड न्यूरॉन है, और ये हमारा कौन सा है, नॉर्मल न्यूरॉन। तो एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे सेंसरी यहाँ पे कुछ
मतलब साइन एंड सिम्टम्स दिया हुआ है, जैसे कि मेमोरी लॉस। हमें पता है कि आप लोग को जो किसी भी एज्ड पर्सन, जैसे बहुत आप लोग घर में जो बुढ़े लोग होंगे उनमें जो चीज़ें दिखती हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो क्या है, मेमोरी लॉस, डिफ़िकल्टी ऑफ डेली रूटीन वर्क, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जो कर रहा होता है वो भी भूल जाएगा, बोल नहीं पाएगा, वो उसको ये नहीं पता होगा कि क्या टाइम हो रहा है या फिर प्लेस कौन सा है, ठीक है। चेंज इन पर्सनैलिटी, और लास्ट क्या है, कन्फ्यूज़न। अच्छा, मैनेजमेंट में मैंने 2 ड्रग के नाम लिखे हैं, अगर आप लोग लिख देते हो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। एक होती है डोनिपोजिल और एक होती है रिवास्टेगमिन। तो जो डोनिपोजिल होती है ये मार्केट में एरिसेप्ट नाम से बेची जाती है, और जो रिवास्टेगमिन होती है ये एक्सिलॉन के नाम से बेची जाती है। तो अगर आप ये लिख दोगे तो थोड़ी सी चांसेस बढ़ जाते हैं मार्क्स के। बाकी शेयर करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हम डेली वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप प्लेलिस्ट जा कर के वहाँ से आप देख सकते हो, और जो टेलीग्राम होगा और वहाँ पे भी, और हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।